Hello friends, welcome to channel. So in today's video we are going to discuss the question paper which is conducted on 5th of November 2020 of social work. So let's start. So first of all it is all about me and you can mail me on this email ID for any query and also join the telegram channel at swipe_net. So let's start from question number 1. The first question, which among the following lead foundation for the concept of welfare state? वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है इसमें चार ऑप्शन मेंशन है किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी. सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज बेबरेज रिपोर्ट, सेकंड इज मनुस्मृति, ऑप्शन थर्ड दैट इज मैग्ना कार्टा एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज पुअर लॉ. सो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी द बेबरेज रिपोर्ट, बिकॉज ये जो रिपोर्ट थी बेसिकली ये एक लिबरल इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बेबरेज, उनके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था और इसको 1942 में इसको पब्लिश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनटू फाइंडिंग द वेलफेयर स्टेट इन द यूनाइटेड किंगडम. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मैच कराना है. लिस्ट 1 में कुछ थ्योरी कुछ मॉडल मेंशन है एंड लिस्ट 2 में थिंकर के नाम मेंशन है. आपको मैच कराना है किस थिंकर के द्वारा कौन सी थ्योरी कौन सा मॉडल दिया गया है. सो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया है. ये दिया गया था पर्लमैन के द्वारा, अगर आपको पता होगा. ये इसमें जो सोशल वर्कर होते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी अपनाते हैं. और जो टास्क सेंटर्ड मॉडल है विच इज़ गिवन बाय दी विलियम रेड के द्वारा टास्क सेंटर्ड मॉडल दिया गया था. तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड. एंड यहाँ पर मेंशन भी है प्रॉब्लम सॉल्व मॉडल क्या होता है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं. टास्क सेंटर मॉडल दोनों को यहाँ से आप देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. सो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या है, चार ऑप्शन आपको मेंशन है, आपको बताना है क्या ये चारों ऑप्शन सही है या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डिप्रेशन. व्हाट इज डिप्रेशन? सो डिप्रेशन बेसिकली इज द कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर. इसकी डिप्रेशन होने की वजह से जो डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग होती है, जैसे काम करना, स्कूल जाना, कोई भी एक्टिविटी करना, उसमें उसको करने में प्रॉब्लम होती है. सो यहाँ पर चार सिम्टम्स मेंशन है, आपको बताना है क्या कौन सा सही है. सोशल विड्रॉल एंड सेकंड इज लो सेल्फ वर्थ एंड ऑप्शन सी इज फटीग एंड ऑप्शन डी इज नो चेंज इन दी एपेटाइट. सो ऑप्शन जो डी होगा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड. अगर आप डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको भूख नहीं लगेगी या उसमें भूख में चेंजेस होंगे. सो ऑप्शन जो डी है वो रॉन्ग हो जाएगा. उसके अलावा तीनों सही है. फटीगनेस भी होती है. लो वर्थलेस का मतलब होता है अपने आप को कम आंकना, कि आप कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार की फीलिंग आना. सोशल विड्रॉल का मतलब होता है अपने आप को सबसे अलग करना सामाजिक रूप से. तो ये तीनों सही है इसमें. सो आंसर विल बी दी ऑप्शन सेकंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्किल आर एसेंशियल इन दी रिसोर्स मोबिलाइजेशन. जब रिसोर्स को मोबिलाइज करना होता है तो कौन कौन सी स्किल्स होनी जरूरी है, आपको यही बताना है. चार ऑप्शन दिए हैं कि जैसे कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने की जो स्किल होती है. सो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. एंड सेकंड दिया है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल को प्रिपेयर करने की स्किल है, कला होनी चाहिए. प्रोजेक्ट प्रपोज कैसे कैसे प्लान किया जाता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट. एंड ऑप्शन सी स्किल इन लोकेटिंग दी इंडिजिनियस रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल आप किसी विलेज में स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पर आपको वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे उनको लोकेट करना है, ये जो स्किल है होनी चाहिए. सो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें. ऑप्शन फोर्थ, स्किल इन कलेक्टिंग कैश ओनली. सो कैश को कलेक्ट करने की स्किल होनी चाहिए, बट इसमें ओनली लिखा है तो ये गलत हो जाएगा. सो फर्स्ट ए बी सी विल बी करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट. Question number 5, which article tell about the evolution of attentionability? So this is very simple question, article 17. Now the next question number 6, who can form the NGO? NGO कौन फॉर्म कर सकता है, कौन बना सकता है, आपको बताना है. तीन ऑप्शन गिवन है. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों का समूह क्या एक एनजीओ को फॉर्म कर सकता है. सो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन सही होगा. एंड ऑप्शन बी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थ्रू इट्स करता. सो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड व्हाट इज करता. सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, बेसिकली ये कॉमन एंसेस्टर से लिंकेज होते हैं और विच इंक्लूड द वाइफ्स एंड डॉटर ऑफ अ मेल डिसेंडेंट. और कर्ता क्या होता है, कर्ता उस फैमिली का सबसे जो एल्डर होता है और जो कि हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको कर्ता बोलते हैं. तो ये भी सही होगा. एक कर्ता के द्वारा एक एनजीओ को ओपन किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है. ऑप्शन सी दैट एन इंस्टीट्यूशंस, ये किसी संस्था के द्वारा एनजीओ आल्सो कैन बी फॉर्म. सो तीनों ऑप्शन सही है. सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7, हु एस्टैब्लिश द महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय. आपको बताना है किसके द्वारा यह संस्था को एस्टैब्लिश किया गया था. सो इसका राइट आंसर होगा नानाजी देशमुख.
इसको ये बेसिकली रूरल यूनिवर्सिटी थी, इसको चित्रकूट में खोला गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन एम था, इज टू प्रोवाइड द हायर एजुकेशन टू द पीपल हु इज लिविंग इन द रूरल एरिया। इसको 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। सो आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्वालिटेटिव स्टडीज कंडक्टेड बाय द केस स्टडी, ऑफ कोर्स राइट। केस स्टडी क्या होता है आपको पता होगा, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप या किसी फिनोमेना की डीप स्टडी करनी होती है। सो इट इज़ अ एम्पिरिकल स्टडी। सो वो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट। एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव स्टडी इन दी इज कंडक्टेड बाय दी सर्वे मेथड्स। सो व्हाट इज सर्वे मेथड? इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं सर्वे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी विलेज में आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, तो ये सभी के सभी क्वांटिटेटिव स्टडी में आते हैं। सो ये भी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड इज इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन दी क्वेश्चन आर मेथड्स। सो व्हाट इज क्वेश्चन आर आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आर बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो रेस्पोंडेंट होता है वो इसका जवाब देता है, उसको लिख के भेजता है, उसको आपको भेजना भेजना होता है, और जो रिस्पोंडेंट होता है उसका जवाब देता है लिखित रूप में। तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। सो ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ विल बी आल्सो राइट। ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इज सैम्पल थ्रो रैंडम सैम्पलिंग, ये भी सही है। सो ऑप्शन थर्ड विल बी रॉन्ग, बट इसमें पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट, सो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क? बताना है आपको इनमें से कौन सा सोशल ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल नहीं है। सो प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, एंड ये भी सही होगा। एंड सेकंड है अटेंडेंस टू द ग्रुप लीडर डिसीजन, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ग्रुप का जो लीडर होता है उसको डिसीजन को माना जाता है, बट इसमें जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी के ओपिनियन को भी रखा जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑफ कोर्स दैट बी द स्किल ऑफ सोशल वर्कर, सो ये तो प्रिंसिपल होगा ही। एंड डी इज परफॉर्मेंस बेस्ड जजमेंट, ये भी सही है। सो ऑप्शन बी है जो रॉन्ग है, बट आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं चारों में ही बी दिया है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन है ये ड्रॉप है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपको मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में। सो यहाँ पर मेंशन है कुछ सोशल सर्विस, सोशल वर्क, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, आपको लिस्ट सेकंड में मेंशन है, आपको मैच करना है। सो व्हाट इज सोशल सर्विस? सोशल सर्विस बेसिकली इज टू हेल्पिंग द हेल्पलेस, उनकी मदद करना, हेल्प करना, उसको सोशल सर्विस बोलते हैं। सो फर्स्ट विल बी मैच विद द फोर्थ। सो इसमें केवल ऑप्शन बी ही है। अगर आपको ये भी पता है तब भी आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, बट सभी देख लेते हैं। सोशल वर्क क्या है? बेसिकली सोशल वर्क इज द हेल्पिंग फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग टू द हेल्प देमसेल्फ। सो बी का सेकंड होगा। एंड सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? किसी आपदा, किसी कंटिजेंसी के टाइम पे कोई आपदा आ जाती है तो उसमें लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनको मदद करना सोशल सिक्योरिटी कहलाता है। सो ऑप्शन सी विल बी पेयर विद द सेकंड। एंड ऑप्शन डी सोशल रिफॉर्म्स मीन्स कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बदलाव लाना और नए लाइफ में नए पैटर्न को अडॉप्ट करना, ये होता है फर्स्ट का। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू गिवन बाय द गार्लैंड, जॉन एंड कॉलिंटली। इनके द्वारा जो ग्रुप डेवलपमेंट का ऑर्डर दिया गया है, इनमें आपको इसको स्टेजेस में लगाना है, अरेंज करना है। सो द फर्स्ट विल बी कम फर्स्ट, दैट इज प्री एप्लीकेशन, देन उसके बाद आएगा पावर एंड कंट्रोल, एंड देन द इंटीमेसी, and the second last will be the differentiation, and in the last that will be a separation stage. So इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, उसके बाद डी, देन सी एंड बी, एंड लास्ट में सेपरेशन। सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बेसिकली बताना है कॉन्शियंटाइजेशन अप्रोच इन अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन, आपको ये पता होना चाहिए। सो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद फिर एक जो अप्रेसिव एलिमेंट होते हैं सोसाइटी में उनके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन जो सेकंड है, थर्ड है, दोनों सही हो सकते हैं, बट इसमें बेसिकली थर्ड दिया गया है आंसर की में। सो द ऑप्शन थर्ड विल बी आल्सो राइट। एंड इसमें सेकंड ऑप्शन है ये भी सही होगा। सो इसको आप अगर आप क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसको क्लेम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑप्शन थर्ड इज आल्सो राइट। So now the next question, question number 13, given below are two statement, इसमें बेसिकली दो स्टेटमेंट मेंशन है, असर्शन एंड रीजन। सो आपको चेक करना है असर्शन और रीजन क्या ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट राइट है कि, और जो रीजन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है, आपको चेक करना है। सो एजुकेशन लीड टू द पार्टिसिपेशन, ये करेक्ट है। एंड इस रीजन दिया है कि इंडिविजुअल्स फेस डिफिकल्टी इन पार्टिसिपेशन इन एनी एक्टिविटी ड्यू टू दी अनअवेयरनेस।
अगर अवेयरनेस नहीं होती है तो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में डिफिकल्टी होती है किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये भी इसका रीज़न, ये रीज़न सही है। बट क्या ये रीज़न इसका राइट एक्सप्लेनेशन है? तो आई डोंट थिंक ये जो राइट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज बेसिकली यहाँ पर बात की गई है अनअवेयरनेस की। और ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कई लोग अनएजुकेटेड होते हैं फिर भी वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, एंड सो मेनी पीपल हु इज़ मोर एजुकेटेड बट दे आर नॉट मोर अवेयर। सो इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ द डेथ पर थाउजेंड्स फॉल अंडर द मेजर ऑफ। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट विल बी द ऑप्शन थर्ड, रेशियो स्केल। बिकॉज यहाँ पर मेंशन है कि पर थाउजेंड, तो यहाँ से भी आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैंने, यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ से आप देख सकते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, इनका मतलब क्या होता है। और जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं मैंने, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर, ये किसका एग्जाम्पल है? नॉमिनल स्केल का। एंड जैसे किसी स्टूडेंट, किसी कॉलेज में स्टूडेंट के ग्रुप में उसको रैंकिंग करना, या किसी टीम के खिलाड़ियों को रैंकिंग करना, उसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। इंटरवल स्केल क्या होता है कि दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस को ज्ञात करना, अंडरस्टैंड करना। और इस स्केल ऑलरेडी आपको बताई दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल एलिंस्की मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। इनके द्वारा एक मॉडल दिया गया था। बेसिकली यहाँ पे 4 मेंशन है, आपको बताना है कि सोशल एक्शन के जो मॉडल थे इनमें से कौन सा नहीं है। सो द फर्स्ट, दैट इज अटैकिंग द पर्सन हु हैड द एस्टेब्लिशमेंट। सो इसका जो राइट, ये फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड है इंड्यूसिंग एंगर एंड हेट, एंगर और हेट को इंड्यूस करना, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। एंड ऑप्शन थर्ड जो दिया है, एंड शुड जस्टिफाई मीन्स, जो एंड होगा दैट शुड बी अ जस्टिफाई मीन्स, तो ये ऑफकोर्स गलत है। बिकॉज आप जब एंगर हेट को इंड्यूस करेंगे और व्हेन यू अटैक ऑन द पर्सन और डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल पावर, सो ये ऑफकोर्स, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका कंट्रडिक्शन है तीन ऑप्शन का। तो अगर आपको ये भी पता नहीं है कौन कौन से मॉडल है, तब भी आप इसको इजीली मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को स्टेप में आपको लगाना, अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? जो नीड्स होती है इंडिविजुअल की, उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड विल बी पीरियडाइजिंग नीड्स। एंड थर्ड इज डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो प्रोग्राम जो सबसे लास्ट में आएगा, और पीरियडाइजिंग नीड उसके बाद आएगा एक्सप्लोरिंग दी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करना। उसके लास्ट में आएगा जो प्रोग्राम वगैरह है उसको डेवलपमेंट करना, उसको बनाना। सो द आंसर विल बी द फर्स्ट, ए बी डी एन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अट्रीब्यूटेड टू। सो इसका आंसर होगा यूएनडीपी। इसको बेसिकली यूनाइटेड समिट में, यूनाइटेड नेशन की समिट हुई थी 2015 में, तो उसमें इसको बेसिकली अडॉप्ट किया गया था। इसके 169 टारगेट थे और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। तो इसका मेन उद्देश्य था कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना बाई 2030। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बेसिकली दो लिस्ट मेंशन है, आपको मैच करना है, पेयर करना है थ्योरी को उसके थिंकर के साथ। लिस्ट 1 में थ्योरी मेंशन है और लिस्ट 2 में उनके थिंकर मेंशन है। आपको मैच करना है कि किस थिंकर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी विच इज गिवन बाय दी कर्ट लुईन। सो यहाँ पर कर्ट लुईन आएगा। एंड द सेकंड, दैट इज सोशल एक्सचेंज थ्योरी विच इज गिवन बाय दी जॉर्ज होमेस। एंड दी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी विच इज गिवन बाय दी एरिक एरिक्सन। तो ये आपको पता होगा, इट इज़ वेरी फेमस थ्योरी। एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी विच इज गिवन बाय दी लुइस कूजे, तो ये भी आपको पता होगा, सी एंड डी। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द स्कोप ऑफ वेलफेयर सर्विस। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी एजुकेशन है जो कि वेलफेयर सर्विस के अंतर्गत आती है। सो वोकेशनल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड दी टेक्निकल एजुकेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन इज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ वेलफेयर स्टेट सर्विस। सो द लास्ट रिमेनिंग ऑप्शन स्पेशल एजुकेशन विच कम अंडर द welfare service scope. So second option will be correct. Now the next question, question number 20, what is the time limit fixed in the development agenda cited transforming our world। इसको ऑलरेडी देख लिया, इसको हमने। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा 2030, ये सही होगा। Now the next question number 21, Robert Redfield has mentioned which of the following quality of little community। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेंशन किया है, और इनके द्वारा जो बताया गया था लिटिल कम्युनिटी के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसकी कुछ क्वालिटी हैं, जैसे कि डिस्टिंक्टिवनेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विशिष्ट विशेष।
एंड इसकी जो कम्युनिटी होती है उसकी साइज छोटी होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए। एंड दी होमोजेनिटी ऑफ इनहेबिटेंट्स, इसका मतलब होता है कि जो वहाँ के निवासी होते हैं, मूल निवासी, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज डिपेंडेंस ऑन दी अदर कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है, लिटिल कम्युनिटी है, वो दूसरी कम्युनिटी पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द लिटिल कम्युनिटी विच इज गिवन बाय द रॉबर्ट रेडफील्ड। सो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। सो द आंसर विल बी फर्स्ट ए बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सो द इसमें पहला दिया है फेमिनिस्ट सोशल वर्क। सो फेमिनिस्ट सोशल वर्क विच इज गिवन बाय दी लीना डोमेनली। एंड द नेक्स्ट दैट इज टास्क सेंटर्ड सोशल वर्क प्रैक्टिस। सो ये किसके द्वारा दिया गया? पीटर मार्स के द्वारा। एंड अगर आपको बी का केवल फर्स्ट पता है तब भी आप आंसर को राइट कर सकते हैं इसमें से एलिमिनेट करके, बिकॉज बी का सेकंड फर्स्ट के साथ पेयर है केवल सेकंड ऑप्शन में, और रिमेनिंग ऑप्शन में बी सेकंड के साथ पेयर है एंड थर्ड के साथ पेयर है, तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं आप डायरेक्टली, और सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये अरेंज करना है आपको बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डे दिए हैं और उनकी जो, अगर आपको इसकी डेट याद है तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये डे है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल डे और नेशनल डे दोनों मेंशन किया गया है, बट इसका जो आंसर है वो गलत होगा, बिकॉज इसमें बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है कि किस डे की बात यहाँ पर बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे और या फिर नेशनल डे। सो ये क्वेश्चन बेसिकली इसको क्लेम किया जा सकता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज इन द ऑर्डर द स्टेज ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम गिवन बाय द मैकलम, स्पेक्टर एंड द जॉनक्सलर। इनके द्वारा ये जो सोशल प्रॉब्लम का जो इमरजेंस होता है उनकी स्टेजेस को यहाँ पर ऑर्डर में लगाना है आपको। सो सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट विल कम एजिटेशन एंड दी है, लेजिटिमाइजेशन का मतलब होता है वैधता, कानूनी कानून बनाना, एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन, एंड दी लास्ट में आएगा इमरजेंस ऑफ द मूवमेंट, जो मूवमेंट है उसका इमरजेंस होगा। सो डी सबसे लास्ट में आएगा। सो अगर आपको केवल लास्ट का पता है तब भी आप फर्स्ट ऑप्शन है उसको राइट क्लिक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, the highest point in the measurement of health disease spectrum। so health disease spectrum आपको बनाना होगा इसमें, अगर आपको पता है। सबसे पहले ऊपर आएगा हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, एंड देन उसके बाद नीचे आएगा अनहैप्पीनेस, देन इलनेस, एंड सबसे लास्ट में आता है डेथ। सो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज पॉजिटिव हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ पेयर करना है। एबल्ड बॉडी पुअर का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं बट करते नहीं है, तो उन लोगों को बेसिकली काम भेजा जाता है वर्क होम या वर्क हाउसेस या करेक्शन हाउस, जहाँ पर उनको तैयार किया जाता है कि वो खुद अपनी लाइवलीहुड कमा सकें, खुद अपनी लाइवलीहुड के लिए वर्क कर सकें। एंड इम्पोर्टेंट पुअर कौन से होते हैं? इसका मतलब होता है कि दुर्बल लोग, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनको बेसिकली भेजा जाता है आर्म हाउस में, आर्म्स हाउसेस में। एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस कौन से होते हैं? सो डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन होते हैं बेसिकली उनको टेक केयर कौन करता है? जो भी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो टेक केयर कर सकता है ऐसे बच्चों की, तो वो उनको देखभाल करता है। एंड द पुअर चिल्ड्रंस या तो पेरेंट्स के द्वारा टेक केयर किए जाते हैं या फिर उनके रिलेटिव्स के द्वारा, या फिर उनको पुअर होम में भेजा जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। Which of the following model was developed in response to the prevailing limitations in the conceptualization social work methods। बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि एक जो मेथड है यहाँ पर मेंशन है, सो इसके एवज में बेसिकली इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसी को ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल तैयार किया गया, उसका नाम क्या है आपको बताना है। सो उसका नाम है पिनकस एंड मिन्हान मॉडल। तो ये पिनकस एंड मिन्हान मॉडल बेसिकली क्या होता है? इसमें ये क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी को देखा जाता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है प्रॉब्लम की, और उस प्रॉब्लम के जो भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको इंटरवीन किया जाता है, और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की जाती है। उसके कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, और उसके कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ये जो थ्योरी दी गई है पिनकस मिनान के द्वारा, इसमें 4 सिस्टम है: चेंज एजेंट मोड सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम एंड टारगेट सिस्टम एंड दी एक्शन सिस्टम। चारों के चारों सिस्टम यहाँ पर मेंशन है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया है द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप आर। इसमें बेसिकली वर्कर, यहाँ वर्कर होगा, वर्क नहीं होगा। जो क्लाइंट होते हैं और जो सोशल वर्कर होते हैं उनके बीच में संबंध को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है, उनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सो फर्स्ट इज
इंडिविजुअलाइजेशन ये करेक्ट है, इसको आपने पढ़ा ही होगा। कंट्रोल्ड इमोशनल रिलेशनशिप ये भी सही है। एंड द एक्सेप्टेंस उनको एक्सेप्ट करना, जो क्लाइंट है वो जैसे हैं जिस प्रकार से उनको उसी रूप में एक्सेप्ट करना। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी जो भी बातें हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना, ये सभी के सभी चारों के चारों इसमें सही है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें असर्शन रीजन मेंशन है, आपको बताना है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं कि नहीं है, या फिर जो रीजन है क्या ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है। सो मेंटल फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज मेंटल रिटार्डेशन इज रिलेटेड टू दी लो IQ, सो ये सही है। एंड इसका रीजन दिया है कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन लैक कंसंट्रेशन, जो भी पर्सन मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होते हैं, ये भी सही बात है। एंड क्या ये राइट एक्सप्लेनेशन इसका? सो ये जो रीजन दिया है इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज लो IQ का मतलब केवल लेस कंसंट्रेशन ही नहीं होता, उसको और भी फैक्टर्स होते हैं। सो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन हेल्प रिसर्च, रिसर्च में डिफरेंट टाइप की सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। सो वन ऑफ द सैम्पलिंग इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो उसका जब हम यूज करते हैं रिसर्च में तो किस प्रकार से वो मदद करती है, यही इसमें पूछा गया है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, एग्जिस्टिंग सैंपल्स होते हैं, उनके माध्यम से नए जो फ्यूचर सब्जेक्ट या जो आने वाले जो सैंपल होते हैं उनके द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिसर्चर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलता है और उससे उसके बारे में जानता है, अगर उसको स्टडी करना है उसके बारे में, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन लीकर से एडिक्टेड है तो उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास जाएगा। देन वो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो उसके बारे में और 2 लोगों के बारे में बताएगा कि उसके अलावा और कौन कौन लोग हैं इस प्रकार के जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक ग्राफ बनता जाता है इस प्रकार से। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है इसमें जो एग्जिस्टिंग सैंपल्स होते हैं, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, उनके माध्यम से नए जो फ्यूचर या न्यू जो सब्जेक्ट होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। सो ये फोटो यहाँ पर मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं कि एक के माध्यम से 2 तक जाना और 2 के बाद फिर इसको इसी प्रकार से जुड़ते जाते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एक्सिस डेविएंट एंड दी हिडन पॉपुलेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है जैसे कि अभी मैंने बताया। एंड थ्योरीज इंडक्टिवली इन क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ कोर्स, जैसे किसी इंडिविजुअल्स के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, जो एग्जांपल पहले लिया है कि जो एडिक्टेड पर्सन है, जो लीकर से एडिक्टेड है, तो उनके हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये क्वालिटेटिव स्टडी कहलाती है। एंड ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग दी एक्सेसिबल सैम्पल फ्रेम, ये भी सही है। कुछ ऐसे सैंपल जिनको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं या उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है इस सैम्पलिंग के माध्यम से वो ठीक हो जाती है। मतलब हम ऐसे भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं या वहाँ तक पहुँच सकते हैं जिनको और दूसरी टेक्निक के माध्यम से वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। सो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी भी आल्सो भी करेक्ट। एंड ऑप्शन डी दैट इज एवरी इंडिविजुअल हैज़ द चांस टू बी सिलेक्टेड, तो ऐसा नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर के द्वारा वो जहाँ तक भेजेगा वहीं तक आप जा सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर सभी के सभी सैंपल का सेलेक्ट होने की चांसेस नहीं होते। सो ये जो डी हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो आंसर ABC। क्वेश्चन नंबर 31, द डेथ ऑफ चिल्ड्रंस बिलो 1 ईयर्स ऑफ लाइफ इज नोन एज, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये आपको पता ही होगा, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें 2 स्टेटमेंट मेंशन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्या ये जो रीजन है इसका राइट एक्सप्लेनेशन है। ब्रेकिंग ऑफ नॉर्म्स में इनवाइट लीगल पनिशमेंट, तो इसमें दिया गया है कि अगर आप नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं तो आपको लीगल पनिशमेंट दिया जाता है, या इसका ये रीजन है कि आप लीगल पनिशमेंट आपको मिलेगा अगर आप नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं। एंड उसके बाद दूसरा दिया है कि नॉर्म्स एक्ट एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए ये नॉर्म बनाई जाती है उनको, ताकि ये जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो इसका जो रीजन सही है। एंड सो जो एसेसन जिसमें दिया गया है ये रॉन्ग है, बिकॉज जो नॉर्म्स होती हैं बेसिकली वो सोसाइटी में ही उनके द्वारा बनाई जाती हैं, लोगों के द्वारा। तो जरूरी नहीं कि आप उनको ब्रेक कर दें तो आपको लीगल पनिशमेंट दिया जाएगा। बट ऑफ कोर्स जो नॉर्म बेसिकली इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि जो एक किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको सही सही डायरेक्शन में ला सके। तो ये जो रीजन है करेक्ट है, एंड एसेसन रॉन्ग है, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द कंसेप्ट ऑफ गिसलचैफ्ट एंड दी जेमिनी-चैफ्ट आर अट्रीब्यूटेड टू, बेसिकली ये 2 कॉन्सेप्ट है, ये बताना है आपको किसके द्वारा दिए गए हैं एंड क्या बेसिकली अगर आप इनको जानते हैं तो आप इजीली इसको आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर जो होगा दैट विल बी टोनीज।
सो अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट क्या है। सो अगर हम बात करें जेमनिस्ट चैप्ट की, इसका मतलब होता है कम्युनिटी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें सभी लोग एक इंडिविजुअल्स सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते हैं, जबकि सब एक फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, फैमिली में 5 मेंबर है, तो वो लोग सभी के सभी लोग काम करते हैं फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी पूरी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ना कि वो अपने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए। तो इसको ये इसको बोलते हैं जेमनी क्राफ्ट। इसका मतलब होता है कम्युनिटी। और अगर बात करें इसकी कि गैसल क्राफ्ट की, ये जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें हर एक इंडिविजुअल अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जैसे कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में डिफरेंट आप जैसे मैनेजर होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर होता है, और जो एम्प्लॉय होते हैं सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ऑफकोर्स उसका रिजल्ट होता है, उससे जो भी कंपनी है वो उसका बेनिफिट होता है, बट हर लोग हर एक इंडिविजुअल अपने ही इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी काउंसिल इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी काउंसिल का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। फैक्ट फाइंडिंग, ये सही है। एंड प्रोमोटिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी दैट इज फंड रेजिंग, तो ये इसका काम नहीं है कम्युनिटी काउंसिल का। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज, एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना। सो ए बी एंड डी विल बी करेक्ट, एंड ऑप्शन जो सी है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि डब्ल्यू.एस. गसेट डेवलप, इनके द्वारा कौन सा टेस्ट को डेवलप किया गया है। सो जो राइट आंसर है वो है टी टेस्ट। सो टी टेस्ट बेसिकली क्या होता है, टी टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि कोई डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दो ग्रुप है फॉर एग्जांपल, तो उनकी मीन निकालते हैं, उनके वैल्यू निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं उसके डिफरेंस को। तो बेसिकली ये होता है टी टेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, दो क्लास हैं, दो क्लास के स्टूडेंट के कोई दो एक पैरामीटर ले लेते हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे उसकी मीन को निकाल के। तो ये किया जाता है टी टेस्ट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द सिटीजन एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन बी पर्सन लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत की जो नागरिकता होती है, इनमें से बताना है किसके कैसे किस प्रकार से नागरिकता को लूज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। सो बाई रेनाउंसिएशन मतलब खुद ही त्याग देना, या फिर बाई टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने रेनाउंस कर दी, आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं, तो कुछ समय बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको टर्मिनेट कर देगी, अर्थात आपकी जो इंडिया की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। एंड बाई डेप्रीवेशन, एंड लास्ट दिया गया बाई कन्विक्शन ऑफ क्राइम, अगर कभी क्राइम करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं जाती है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्राइम कर देते हैं, तो उनकी नागरिकता थोड़ी जाती है। सो ऑप्शन डी जो गलत हो जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी एंड सी, और यहाँ पर मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं किस प्रकार से है। वॉलंटरी रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। क्वेश्चन नंबर 37, सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस? सो इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 38, बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राइट। राइट का जो कंसेप्ट है, इसमें से जो 4 ऑप्शन है बताना है इनमें से कौन सा सही दर्शाता है राइट के कॉन्सेप्ट। राइट मतलब यहाँ पर अधिकार, अधिकार को। सो विच इज मोरली और सोशली करेक्ट और जस्ट फेयर ट्रीटमेंट, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये अधिकार होता है। एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द फेयर क्लेम्स, और सभी को बराबर का क्लेम, सभी लोग मतलब बराबर क्लेम कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज पे। सो ये भी सही है। एंड द थिंग्स विच कैन बी क्लेम्ड लीगली और मोरली, सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। एंड ऑप्शन डी दैट इज कंपेलिंग पीपल टू फॉलो सेट ऑफ प्रिस्क्राइब चॉइस ओनली। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज पर्टिकुलर कोई चॉइस को उसको ही आपको फॉलो करना है ऐसा नहीं हो सकता है, वो अधिकार नहीं रहा ना। सो इट इज़ नॉट अ राइट। सो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा, तो ए बी सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें IFSW ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क इज इनकॉर्पोरेटेड। बेसिकली सोशल वर्क की जो डेफिनेशन है IFSW वाली, तो उसमें सोशल वर्क में क्या क्या इनकॉर्पोरेटेड है, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी एंड इनहेंस वेलबींग। सो इसमें चारों ही इन्वॉल्व है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ दोनों ही सेम है। सो जिसने भी ये क्वेश्चन मार्क किया है ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन 4 में से, तो उसको मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपने अगर इसमें से मार्क किया है तो। क्वेश्चन नंबर 40, मीन्स टेस्ट इज डन। सो मीन टेस्ट बेसिकली होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको इजीली मार्क कर पाएंगे। सो मीन टेस्ट बेसिकली मेथड होता है, इसके माध्यम से
आप ये चेक कर पाते हैं, ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि कोई इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी है कि नहीं देनी है, या फिर वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है एक वेलफेयर पेमेंट के लिए, या उसको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलना चाहिए, इकोनॉमिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं मीन टेस्ट। सो इसमें जैसे कि देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विस, तो ये सही होगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो इसको ऑलरेडी बता ही दिया कि जो क्वालिफाई होते हैं, जो वीकर सेक्शन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो ऑफकोर्स क्वालिफाई होंगे इस मिन टेस्ट में, तो ये भी सही होगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस टू द ट्राइबल्स। सो आदिवासी जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं इकोनॉमिकली, सोशली। सो ऑप्शन डी भी सही होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट होगा अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस। तो इसमें बेसिकली मेंशन नहीं है, इसमें कोई एस्पेक्ट मेंशन नहीं है किस प्रकार की सोशल सर्विस चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बी, सी एंड डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 19, ये 2015 का जो एक्ट है, इंक्लूड नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन द मेजर। इसमें कौन कौन सी मेजरमेंट ये इंक्लूड रहते हैं इस एक्ट में? सो रिहेबिलिटेशन, बच्चों का रिहेबिलिटेशन होना, अडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन एंड रेस्टोरेशन। चारों के चारों सही है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द बेसिस ऑफ दुर्खाइम थ्योरी ऑफ डेबियंस। सो बेसिकली ये डेबियंस की थ्योरी दी गई थी दुर्खाइम के द्वारा, तो यही आपको बताना है इनमें से कौन सा ये डेबियंस में आता है कि फीचर में है कि नहीं है। सो रिचुअलिज्म एंड कन्फर्मिटी, एनोमी एंड रेट्रिज्म। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द थर्ड, एनोमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनोमी, कंट्रोल, डिफरेंट, एसोसिएशन, लेबलिंग, ये बेसिकली जो फंक्शंस हैं डेबियंस के यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो विच ऑफ द ड्यूटी हैज़ बीन प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी देश के नागरिक हैं उनके लिए भारतीय संविधान के द्वारा कुछ ड्यूटी दी गई हैं, उनको ड्यूटी को आपको निभाना है। तो जैसे चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी ड्यूटी है? सो फर्स्ट इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये करेक्ट है। एंड टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोस्ट कल्चर, ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी टू मिनिमाइज द इनकम इक्वालिटी। सो ये बेसिकली इंडियन सिटीजन का काम नहीं है कि जो इनकम है उसको उसकी इनक्वालिटी को कम करना, मिनिमाइज करना। एंड टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना, ये सही है। सो ऑप्शन सी जो है रॉन्ग हो जाएगा। सो ए, बी, डी, ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू द रोबिन्स, मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन अ ग्रुप। जैसे कोई ग्रुप है तो उसमें कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपको वही बताना है। कंट्रोल, तो ऑफकोर्स ये होगा। मोटिवेशन भी होगा इसमें। एंड इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट होगा। एंड फोर्सिंग मेंबर टू कीप साइलेंट एंड इग्नोर देयर इशू, तो ये गलत है। आप अगर ग्रुप है तो उसमें जितने मेंबर हैं सबको हक है बात करने का, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो साइलेंट रहें या उनका जो कारण है, जो भी कॉज है, उसको इग्नोर करें। तो ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग। सो ए, बी, सी विल बी करेक्ट एंड आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिस्ट मेंशन है, लिस्ट वन लिस्ट टू आपको पेयर करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ। और यहाँ पर बेसिकली ये जो टर्म दी गई है इनकी डेफिनेशन मेंशन है, उसको आपको मैच कराना है। सो इसमें बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ कॉन्शियस अबाउट थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्शंस। सो इसमें जो होगा, एक मिनट, सो फर्स्ट का सेकंड होगा। एंड सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? सेल्फ एस्टीम मतलब होता है कि सेल्फ बेस्ड, मतलब कंपेयर करना, सोशल कंपैरिजन और रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ बेस्ड। सो ये होगा फर्स्ट। एंड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है एक सेल्फ बिलीव टू evaluate the behavior and the action categorized by norm, moral and the ethical standard। मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड पे बने हुए उनके आधार पे आप अपने आप को आंकना, अपने आप को इवेल्युएट करना, उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड दी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि इंटरनली कंसिस्टिंग फीलिंग अबाउट सेल्फ बिलीव, सेल्फ अपने बारे में एक जो कंसिस्टेंट बिलीव होता है उसको भी बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ऑब्जर्वेशन मीन्स टू सी थिंग्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें, चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या विद बायस, बायसनेस होती है ऑब्जर्वेशन में? नहीं होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको केवल एक ऑप्शन आपका सही है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सोशल डिफेंस अटेम्प्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। चार ऑप्शन दिए हैं, सोशल डिफेंस होता क्या है बेसिकली आपको पता होना चाहिए।
ये सोशल डिफेंस बाद में आया, पहले एक बेसिकली मिलिट्री डिफेंस हुआ करता था। तो ये सोशल डिफेंस एक नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव होता है मिलिट्री डिफेंस का। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम किया गया है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए कानून के हिसाब से, तो ये सही है। बट उसके साथ साथ उसको रेगुलेटेड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी कोशिश की जाती है। तो यही बेसिकली सोशल डिफेंस का काम होता है, ताकि वो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके अच्छी तरीके से। तो ये सोशल डिफेंस कहलाता है। और सोशल डिफेंस के क्या क्या काम होता है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो बच्चे होते हैं कोई क्राइम कर देते हैं, भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उनको उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल कराना, ये सही है। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग, ये भी सही है। ऑप्शन सी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, इसको रोकथाम करना, इस पे काम करना। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड पर्सनस, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके उनके लिए बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं, यहाँ पर हेल्प होगा। बूढ़े लोग होते हैं उनकी मदद करना, उनके मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो ये सभी चीज़ें, तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें चारों ही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं इसको क्लेम करना है। आई थिंक ये क्लेम नहीं होगा, बिकॉज सोशल डिफेंस का यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो उतनी सही नहीं है, अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द कंट्रोल। बट आई थिंक ये आप इसको क्लेम करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज इसके जो चारों के चारों ऑप्शन है, बेसिकली इसका जो सोशल डिफेंस का वर्क होता है यही होता है, वो बेसिकली डील करते हैं इसी प्रकार की समस्याओं को। तो ये चारों के चारों सही है, तो आप इसका फोर्थ ऑप्शन ही लगाएं तो बढ़िया है। क्वेश्चन 48, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इट इज इनिशिएटिव ऑफ, आपको बताने किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। सो दैट इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अरेंज इन ऑर्डर द इमरजेंस ऑफ फॉलोइंग कंसेप्ट इन सोशल वर्क, सोशल वर्क में जिस प्रकार से ये जो चार यहाँ कॉन्सेप्ट मेंशन है वो किस प्रकार से इमरजेंस हुई है, उनको आपको ऑर्डर में लगाना है। सो सबसे पहले आएगा सोशल डायग्नोसिस, एंड देन उसके बाद इकोलॉजिकल अप्रोच, एंड द रेडिकल सोशल वर्क, एंड द लास्ट में इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो द आंसर विल बी द सेकंड। सो द लास्ट क्वेश्चन, इसमें बेसिकली दो लिस्ट मेंशन है, आपको मैच करनी है। यहाँ पर मोबिलाइजिंग ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मतलब क्या होता है? सोशल एडवोकेसी करना। चेंजिंग बेसिक वैल्यूज इन द सोसाइटी, इसका मतलब है सोशल रिफॉर्म्स लाना, बदलाव करना। एंड मास सोल्यूशन टू द मास प्रॉब्लम, कोई बड़ी समस्या के लिए उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है? सो इसका जो आंसर होगा सोशल एक्शन के माध्यम से, काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़ता है एक सोशल एक्शन के माध्यम से। एंड डेवलपमेंट ऑफ होल सोसाइटी, पूरे समाज में बदलाव लाना, विकास करना उसका, इसको बोलते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब ये होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल पर्सन। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये थे 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।